नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सार्क के बारे में, ठीक, खालिस्तान मूवमेंट, पीएम वानी, ठीक, वाईफाई से रिलेटेड है ये, एनआरसी और सूफी अमीश देवगन जो एक न्यूज रिपोर्टर हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक। इसी तरीके से कई सारी न्यूज इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस, बाकी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जाम के लिए ये सारी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम और मेंस के लिए, दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज 12 दिसंबर के करंट अफेयर का। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए यहां पे जो है हमारे पेड ग्रुप कुछ चल रहा है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सीधे कॉल करके 8564880530 9696066089 पे। अभी जो रिसेंटली ओपन है पेड ग्रुप के जो एडमिशंस वो किस में इसमें है, 2021 का 15 दिसंबर से स्टार्ट है, वो आप कर सकते हैं। ईपीएफओ का 22 दिसंबर से स्टार्ट है पेड ग्रुप, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक, एनआरसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखिए सिंपल, जैसे कि हमारा एक मॉडस ऑपरेंडी रहता है कि क्या है कि यहाँ पे एनआरसी आपका आसाम में हुआ था। इलीगल फॉरेनर्स जो हैं आसाम में रह रहे हैं, बांग्लादेश से आगे कहीं से आ गए, ठीक। 24 मार्च 1971 के से पहले से जो रह रहा है वो तो है लीगल है, ठीक, रेसिडेंट है वहां का। बाकी सब इलीगल फॉरेनर्स है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऐसी लिस्ट जो है बनाई गई थी, उसमें से फिर उसको अपडेट किया गया था 2019 अगस्त में, और उसमें फिर जो है 19 लाख लोगों को कहा गया था कि वो लोग मतलब नहीं है, ठीक है, वो मतलब उन लोग को जो है यहाँ पे हटा दिया गया था। जो अपडेटेड लिस्ट थी उसमें से 19 लाख लोग को हटा दिया गया, ठीक। अब 33 लाख लोगों ने फिर से अर्जी दी थी। पहली जो लिस्ट आई थी उसके बाद जो अपडेट कर रहे थे तो 33 लाख लोगों ने दोबारा से अर्जी दी थी कि भाई हमारा नाम ऐड किया जाए, गलत तरीके से निकाल दिया गया। तो फिर भी जो 19 लाख को उसके बाद भी निकल गए थे। कई लोग जो ऐड हो गए थे, मतलब रह गए थे, ठीक। बाकी जो बचे लोग इसमें फिर से मतलब लिस्ट में ऐड हो गए थे, जो वाकई में जिनको कहा जा रहा था कि हाँ आसाम के सिटीजन्स हैं। उसमें से अब ये देखा गया है कि एनआरसी के ऑफिशियल्स ने बोला है कि कुछ लोग जो है गलत तरीके से ऐड हो गए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और हम उनको अब चाहते हैं कि अब उनको निकाल दिया जाए। भाई इसी पे न्यूज है और यहाँ पे एफिडेविट यहाँ पे लगाया है एनआरसी के ऑफिशियल ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में। अच्छा, आसाम की कैपिटल क्या है? मैं क्वेश्चंस आप लोग से पूछता हूं, आप लोग से फिर से एक निवेदन करता हूं, एक रजिस्टर अपना भी रखिए, ठीक, एनआरसी टाइप नहीं, सिंपल रफ रजिस्टर रखिए जिसमें आप लोग करंट अफेयर और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर्स लिखा करिए और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं उसको लिखा करिए। साथ ही साथ मैप बुक रखिए जिसमें कि आप लोग जो है लोकेशंस को देखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आसाम की कैपिटल का नाम क्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है एनआरसी के ऑफिशियल ने कि 4795 इन एलिजिबल पर्सन को ऐड कर दिया गया गलती से, और उन्होंने 10,199 लोगों को वेरीफाई किया था। इसमें से इतने लोग को कहा है कि भैया ये गलत तरीके से ऐड हो गए। गुवाहाटी हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है, एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया है कि इनको निकालो, मतलब ये गलत ऐड हो गए। वही चीज यहाँ पे बता रहा है। और ये है क्या, ये आइडेंटिफाई करता है एनआरसी की, आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन, जो आसाम की बात हो रही है, ठीक। एनआरसी अभी तक आसाम में ही हुआ है, अभी इसके बारे में बताते हैं, ठीक। और उसके बाद ये कह रहे हैं, और वही डेट क्या है, डेट क्या है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो आसाम में रहने वाले हैं बिफोर 24 मार्च, ये कट ऑफ डेट टाइप से। दूसरा क्वेश्चन, बांग्लादेश कब बना? क्या ये 24 मार्च को ही बना या फिर कोई और डेट थी? बांग्लादेश कब बना? यानी ईस्ट पाकिस्तान से जो है, ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान को हरा के जो आज का पाकिस्तान है और अपने आप को घोषित बांग्लादेश किया है, उस डेट का क्या नाम है, ठीक। वो डेट कौन सी है? अरे लिख ही दिया, चलिए 26 मार्च है। ये देखिए ऐसी गलती होती है,
ठीक है, चलिए आप लोग का एक क्वेश्चन कम हो गया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है आप लोगों को। ठीक, एनआरसी सिटीजन का ये है आपका, ये क्या चीज है? इसमें जो है नेम ऑफ इंडियन सिटीजन को लिखा जाता है। सिटीजनशिप का एक तरीके से प्रमाण है, आप ये समझ सकते हो। पहली बार 1951 में हुआ था, आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951। ठीक, और इसका एम यही है कि इंडिया नेशनल बॉन्ड जो है आपके, इंडियन नेशनल बॉन्ड जो है आसाम में, और इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, उनको आइडेंटिफाई करना है। इस एनआरसी की पूरी एक्सरसाइज का सिंगल मकसद जो है, मेन एम जो है वो क्या है? आइडेंटिफाई करना कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आसाम में पैदा हुए, रह रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं और जो कि बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे। ठीक, तो उनको बाहर निकाला जाए। इसकी डिमांड कहाँ उठी है बताता हूँ, कब से उठी है। और ये डेटा प्रिपेयर किया जाता है, डिटेल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स मेंशन ड्यूरिंग द सेंसस, सेंसस के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है उसको इसमें वर्णित किया जाता है। और इसके बाद क्या है कि ये एंटी फॉरेन आसाम एजिटेशन हुआ था। एक्चुअली क्या है कि रिसोर्स होते हैं स्कार्स, रिसोर्स स्कार्स हैं, जॉब्स कम हैं, और जो लोग हैं वो लोग मतलब उन्हीं का पूरा नहीं पड़ रहा है। अगर बाहर से लोग आएंगे तो जो लोग ऑलरेडी जहाँ मतलब जैसे आसाम के लोग हैं वो कहते हैं कि बांग्लादेश से ये सब आ गए और इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और ये क्या है कि अब यहाँ पे हमारी जो पहले से रिसोर्सेस कम थे उनको भी खा ले रहे हैं, और ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। तो इसके अगेंस्ट मतलब एंटी फॉरेन एजिटेशन हुआ, और ये आसू मतलब कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन 1980 में इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया कि एनआरसी होना चाहिए भाई, इनको निकालना चाहिए यहाँ से, ये इन लोग के लिए यहाँ जगह नहीं, इन लोग के लिए बांग्लादेश ही जगह है, ऐसी बात कही गई। इसमें एक पिटीशन जो है आसाम पब्लिक वर्क्स वालों ने डाला था 2009 में, और 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन डाला और कहा कि जो एनआरसी है जो कि 1951 में हुआ था, अब उसको अपडेट किया जाए। वही वाली एक्सरसाइज 2018-19 में चली है। ठीक, अब यहाँ पे जो है बताया गया है कि एनपीआर क्या होता है। एनपीआर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये सिटीजनशिप का क्लेम नहीं है। ठीक, ये रेसिडेंट का क्लेम है। रेसिडेंट मतलब जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो कहीं पे जो है कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई दिल्ली का बिहार में रह रहा है तो एक 6 महीने से यानी 182 दिन से, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो बिहार का माना जाएगा, बाय बर्थ वो दिल्ली से है। ठीक, समझ रहे हो ना? तो रेसिडेंट की डेटाबेस है ये खाली एनपीआर। सिटीजनशिप का क्लेम आप नहीं ले सकते हो। प्राइवेसी इसमें गारंटीड नहीं है फॉर्मली देखा जाए तो, क्योंकि गवर्नमेंट इस डेटा को यूज कर सकता है। होम मिनिस्टर ने कहा था कि एनआरसी और एनपीआर में कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट में कि ऐसा है कि भाई एनपीआर पहले होता है, उसके बाद जो है एनआरसी होता है। तो भाई इस डेटा पे अगर एनआरसी हो रहा तो ये लिंकेज तो हुआ ना। इसी साथ साथ सेंसस से भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। सेंसस में क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक डेटा लिया जाता है। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और डेमोग्राफिक डेटा होता है जिसकी जो मतलब एग्रीगेट पूरा निकाला जाता है। तो एनपीआर इससे थोड़ा डिफरेंट है, और गवर्नमेंट यूज करता है एनपीआर को कि जो भी स्कीम्स हैं, मान लीजिए उज्ज्वला योजना है, या फिर आपका उज्ज्वला योजना एलपीजी वाली है, याद है ना, पहल स्कीम के तहत। ठीक, पहले स्कीम के तहत जो है उज्ज्वला योजना थी, और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की पहली सोशल स्कीम थी। ठीक, इंटरलिंकिंग करके पढ़िए, बहुत जरूरी है। कोई चीज आपके दिमाग में आ रही तो उससे आपने पहले कोई चीज पढ़ी है तो आप उसको जोड़ के पढ़िए, ताकि आपको दोनों, तीनों, पांचों चीजें याद रहें। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या एनपीआर इस पे पूछा गया है कि सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में, उससे रिलेटेड है क्या? उसने कहा नहीं है। अच्छा, मेरा एक वीडियो है पूरा निष्पक्ष, अनबायस्ड, इम्पार्शियल सीएए के ऊपर पूरा विश्लेषण, एनालिसिस मैंने करी है, उसको आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डालिए और फिर लिखिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपको मिल जाएगा। और ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स में, और नहीं तो जो है आपका मेंस में जरूर इसका क्वेश्चन आ सकता है सीए से रिलेटेड। अच्छा, जब इसको पढ़ो तो जो लोकेशन आती है उसको मैप बुक में भी जरूर देखो, कई बार देखो मैप बुक, तब आपकी वो पूरी होगी। अच्छा, 2021 का जो सेंसस होके आना है वो फरवरी तक हो जाएगा, उसके लिए इतना पैसा लगाया गया है। पहली न्यूज खत्म होती है, दूसरी न्यूज हमारी आ रही है सार्क कंट्रीज से। सार्क क्या है? ये पानी वाली शार्क नहीं है, ये सार्क है, और इसमें कंट्रीज आती हैं ये ट्रिक है, BBIN मैप्स।
ठीक, याद रहेगा ऐसे। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान आखिरी में आया। अब इसमें 8 कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं। अभी इसका चार्टर डे हुआ था 36वां, 8 दिसंबर को चार्टर डे भी इसका हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हाँ, सार्क को हम बिल्कुल वापस लाना चाहते हैं, अच्छे तरीके पूरी तरीके से इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली, लेकिन टेरर और वायलेंस के जब तक टेरर और वायलेंस है तब तक नहीं हो पाएगा ये। मोदी जी ने मतलब एक तरीके से निशाना साधा किसके ऊपर, हमारे प्यारे पाकिस्तान के ऊपर। ठीक, और सार्क का देखिए जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, काठमांडू में है। सिंपल सी एक यहाँ पे बात है। पाकिस्तान जो है क्रॉस टेररिज्म करता है, क्रॉस बॉर्डर, और उरी अटैक हुआ था उसके बाद से 2016 में, उसके बाद से इंडिया ने मना कर दिया था कि हम, अब उस साल क्या था कि पाकिस्तान में सार्क की मीटिंग भी थी, तो इंडिया ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। ये मतलब दहशतगर्द कंट्री है और ये गर्दों के ऊपर जो है कोई एक्शन मिल लेता है, तो इनसे रिश्ते रख के क्या मतलब है। मतलब सार्क जो है एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो कहे कि क्या कोऑपरेशन है, कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो क्यों हम इसमें मतलब कर रहे हैं। सीधा सीधा ब्लेटेंट अटैक करता जा रहा है, टेररिस्ट अटैक करता जा रहा है, और कोई उनके ऊपर असर भी नहीं कर रहा। लोग बिल्कुल खुले छूटे घूम रहे हैं वहां पे, आराम से टेररिज्म, इंडिया के खिलाफ भाषणबाजी और टेरर को जो है वो करते हैं, मजबूत करते हैं वहां पर। ठीक, रिक्रूटमेंट चलता है। तो इंडिया ने यही कह दिया है कि हमें इंटीग्रेटेड, इसमें एकीकृत, संबद्ध, सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया चाहिए, और इसके लिए हम प्लेज लेते हैं और कमिटेड है पूरी तरीके से। सारी वही बातें हैं कि अब इसमें जो चार्टर वाला जो था उसमें जो है पाकिस्तान और नेपाल ने क्या मैसेज किया है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जल्द से जल्द हो। ठीक, नेपाल भी थोड़ा सा भी इंडिया के साथ नहीं चल रहा है, चाइना प्रो हो गया है, और जो है सार्क मेंबर इमरजेंसी फंड एक बनाया गया है, जिसमें इंडिया ने, जो कि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, और इसमें इंडिया ने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम $10 मिलियन यानी कि $1 करोड़ हम देंगे इस फंड में। और इंडिया ने जो है पीछे अभी $1 मिलियन $10 लाख अभी दिए भी थे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स को भी। पाकिस्तान तो हमसे लेगा नहीं, ठीक है, भले ही भिखारी बना रहे, लेकिन हमसे ये सब नहीं लेगा। अच्छा, क्यों रुक गई थी ये सार्क प्रक्रिया, तो वही उरी अटैक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की वजह से जो है इनके जो अच्छे रिश्ते नहीं, इसकी वजह से सार्क को भी काफी नुकसान हुआ है। ठीक, और नेपाल जो है वो इस समय प्रेसिडेंट है सार्क का, और सार्क की जो प्रेसिडेंटशिप की जो होती है प्रेसिडेंसी, वो रोटेट होती रहती है। हमारे 8 जो मेंबर कंट्रीज उनमें से, जो कि मैंने आपको फिर से बताया, तो ट्रिक क्या है, BBIN मैप्स। ठीक, याद रहेगा ना, आपको मैप बुक्स मैपिंग करनी है BBIN की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक, सार्क कॉन्फ्रेंस वही है, ऑर्गेनाइज हुई थी 2014 में, पाकिस्तान में नहीं हो पाई उरी अटैक और इन सब की वजह से, इंडिया ने जाने से मना कर दिया था। और इंडिया ने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता टेररिज्म की और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, तब तक नहीं जाएंगे आपके यहाँ, न कोई मतलब वो नहीं है। अब सार्क से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड नॉलेज जान लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये स्टेब्लिश किया गया था ढाका में 8 दिसंबर 1985 में। ठीक, सार्क चार्टर के थ्रू। ठीक, अब देखो यहाँ पे इंटरलिंकिंग कैसे आपको करना, चार्टर आपके दिमाग में आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिटीजन चार्टर। अच्छा, ये दिमाग में आपके कब आएगा, जब आपने सिलेबस पढ़ा होगा, यूपीएससी ने जो दिया है। अच्छा, सिलेबस कौन सा पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स का, जिसमें बहुत ही ब्रॉड जो है वो दे रखे हैं टॉपिक्स, और पॉलिटी दे रखा है, इकोनॉमी दे रखा है, तो उससे कुछ पता नहीं चलता। तो आप लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि फिर सिलेबस कौन सा देखें, आप लोग को मेंस का सिलेबस देखना है। प्रीलिम्स और मेंस में मैं आपको फिर से बता देता हूं, GS4 जो कि एथिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक, एथिक्स वाला पेपर है, और GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब कुछ ओवरलैपिंग है। मैप जो आपका मेंस का सिलेबस है उसको वर्ड बाई वर्ड रट लीजिए आप लोग, वर्ड बाई वर्ड। ठीक, जब आप रटेंगे तभी आप लोग को जो है आप इंटरलिंकिंग कर पाओगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये करंट अफेयर है, ये प्रीलिम्स मेन सबके लिए है, तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे चार्टर आपके सामने आया, आपके दिमाग में सिटीजन चार्टर आना चाहिए,
सिटीजन चार्टर क्या होता है। अच्छा, जब आपने इस तरीके से सोचना चालू करोगे जो मैं बता रहा हूं, तो आपको एक चीज और आएगा कि चार्टर एक्ट्स कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निकाले थे। याद आया? 1793, 1813, 1833 और 1853। उसके बाद कौन से एक्ट आ गए थे? इंडियन काउंसिल एक्ट आ गए थे। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से इनको भी पढ़ लो, फिर आपको जो है सारी चीजें जो है जोड़ के पढ़ोगे तो 3-4 चीजें भी याद रहेंगी और सब याद भी रहेगा, आप भूलोगे नहीं। प्लीज इस चीज को फॉलो करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार। और यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है ढाका में एस्टेब्लिश तो हुआ था, लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? काठमांडू में है। ठीक है। इसके बाद ये जो रीजनल कॉर्पोरेशन है, पहली बार इसका जो है नवंबर 1918 में कोलंबो में किया गया, पहली बार मीटिंग इसकी। ठीक। और कोलंबिया नहीं, ये कोलंबो है। ठीक है। और इसके बाद जो है 7 फाउंडिंग कंट्रीज थे। अफगानिस्तान बाद में जुड़ा है। BBIN मैप्स आपको पहले बता चुका हूं। अफगानिस्तान 13वें समिट में जुड़ा 2005। अच्छा, ये कहां पे समिट हुआ था? इसकी लोकेशन बताइए। ठीक। 13वां एनुअल समिट कहां हुआ था? 2005 वाला। हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। इसके 9 ऑब्जर्वर मेंबर कंट्रीज हैं। यहां कंट्री लिखा हुआ, लेकिन यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए कंट्री। ठीक, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन क्या है और यूरो जोन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। ठीक। यूरो और एक और पूछ लेता हूं आप लोग से, लिस्बन ट्रीटी क्या है? ये सब इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं, यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा। आपको सार्क चार्क चल रहा होगा, वो इससे जोड़ के आपको लिस्बन ट्रीटी, या फिर आप बताइए कि आर्टिकल 50 क्या संबंधित है, ये यूरोप से ही। ठीक है। यूरोजोन और यूरोपियन यूनियन में क्या फर्क है? क्वेश्चन कई सारे मैं पूछता हूं, कुछ के तो जवाब देने जरूर कोशिश करिए जो आपके समझ में आते हैं। जो नहीं आपको आ रहे हैं उसको आप पूछिए मुझसे दोबारा से, या फिर उसको पढ़कर जवाब देने की कोशिश करिए। लेकिन जवाब देने की कोशिश करिए, खुद का दिमाग लगाइए, दिमाग की ब्रेन की एक्सरसाइज करिए। ठीक। अच्छा, सार्क आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सार्क का ऑल्टरनेटिव इंडिया जो है बिम्स्टेक को मानता है। तो बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये जानना आपको जरूरी है। तो इसमें BBIN तो हो ही गया आपका, इसमें भी है। ठीक। साथ ही साथ क्या है कि इसमें आप SMT आप लोग याद रखेंगे। यहां पे M जो है वो मालदीव्स नहीं बल्कि म्यांमार है। ठीक। स्मार्टी टाइप से कर लो या कुछ कर लो। और आपका ये थाईलैंड है। बाकी BBIN तो सेम है, ये वो पुराने वाला, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। अब आ गए अपने नेक्स्ट उस पे, क्वाड मतलब ये क्वाड किसका है? USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक। इंडिया, USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और ये चाइना को जो है घेरने का एक प्लान है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये लोग कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि कुछ इंडियन ओशियन का पोर्शन, भारतीय महासागर का, और कुछ प्रशांत महासागर का पोर्शन जो है आता है। और इसमें एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और इसमें जो है 9 डैश लाइन है। साउथ चाइना सी है जो कि रिसोर्स से भरी हुई है, इसलिए चाइना की उस पर नजर है। वहां पे स्प्रैथले आइलैंड्स हैं, स्प्रैथले परासल आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड है। किस कंट्रीज के बीच में जरूर बताइए। एक स्काराबोग करके आइलैंड्स हैं जो कि फिलीपींस और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। स्पातले और परासल जो है वियतनाम और चाइना के बीच में डिफरेंस है। चाइना काफी एग्रेसिव नेचर से एक्सपेंशनिस्ट करने की पॉलिसी रखता है। चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्स बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है। ठीक। इन सबको जो है काउंटर करने के लिए USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो है क्वाड बनाया है। ये लोग मालाबार नेवी एक्सरसाइज अभी इन लोगों ने करी है। ठीक है। आप देखते हो ना कैसे आप जब इसको इंटरलिंक करके पढ़ते हो, कितनी सारी चीजें आपको एक साथ आप पढ़ने को मिल रही हैं और याद भी रहेंगी आपको। ठीक है। आप लोग भी ये काम कर सकते हो, इस डायरेक्शन में, इस गाइडेंस को मानते चलो और इसको फॉलो करते रहो, जरूर फायदा होगा, ध्यान रखो प्लीज। ठीक। क्वाड जो है अमेरिका, मतलब क्वाड अमेरिका जो है एक का एंटी चाइना स्टांस है, रशिया ने कहा है। इनके सर्जे लेवरोव जो हैं ये फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि हमारे कौन है, जयशंकर जी हैं। ठीक। जयशंकर जी जो है पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, फिर अभी जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं आपके। और ये कह रहा है कि इंडिया की क्लोज जो पार्टनरशिप हो रही है रशिया की से मतलब रशिया के साथ में अब वीकनिंग हो रही है इंडिया की। देखिए, रशिया है, यूएसए है और इंडिया है। इंडिया वैसे हिस्टोरिकली तो रशिया से क्लोज रहा है, बट USA और इंडिया इधर काफी जो है
बेका अभी साइन हुआ है, लेमोआ से साइन हो चुका है। ठीक, इसी तरीके से 2 और इन्होंने साइन किए हैं डिफेंस वाले। तो अब रशिया कह रहा है कि भाई हमारे टाइज जो है थोड़े से वीक हो रहे हैं। और ये रशिया इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल हुई थी, वहां पे इन्होंने लेवरोव ने बोला है। और रशिया ने ये कहा है कि जो 4 pronged स्ट्रेटेजिक डायलॉग या फिर क्वाड है, ये डीवीएस पॉलिसी है वेस्टर्न पावर्स का। ठीक, और कुटिल नीति इसको बताया है। और यहाँ पे मतलब एंटी चाइना गेम्स करने की बात हो रही है। अच्छा, बिग गेम करके स्ट्रेटजी थी कुछ, यूके, अफगानिस्तान, थोड़ी हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ढूंढने में सही रहे। यूके, अफगानिस्तान और रशिया, या उस समय का, या फिर यूएसएसआर समझ सकते हो आप। तो बिग गेम करके ये था, ठीक है ना। तो ये एंटी चाइना गेम सब रशिया इसको बोल रहा है। और ही सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स कैन आल्सो बैन इंडिया। ठीक, अच्छा, यूनाइटेड स्टेट, रशिया को ये डर है या फिर कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को रशिया से S-400 मिसाइल खरीदने से रोक सकता है। S-400 मिसाइल क्या है? ये सरफेस टू एयर। ठीक, आप इसको S2A करके शॉर्ट फॉर्म बनाइए, याद कैसे करना है ये भी तरीके सब समझाता जा रहा हूं आपको। सरफेस टू एयर मिसाइल है, डिफेंस मिसाइल है। ठीक, इंडिया में ये इंडियन एयरफोर्स को दिया जा रहा है। 2025 तक पूरा होगा, पहला लॉट जो है आपका 2021 में आ जाएगा। समझते चलना। ठीक, रशिया से हम खरीद रहे हैं इसको, जो है नाटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक, ये आपका यूएसए और यूरोप के बीच का जो है एक डिफेंस वाला मतलब है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसको कुछ और नाम से जानती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है SA-21 ग्रोलर। ठीक, यूपीएससी क्या करेगा? S-400 सब जानते हैं, ये वाला नाम कम जानते हैं। यूपीएससी बोलेगा बताओ SA-21 ग्रोलर न्यूज में रहता है, ये किससे संबंधित है? इस तरीके का क्वेश्चन बड़ी मासूमता से पूछेगा और आपको आंसर पता होगा लेकिन फिर भी आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये दूसरा नाम पूछता है जो कि न्यूज में कहीं कहीं अच्छे न्यूज़पेपर्स में दे रखा होता है। ठीक, अब यहां पे जो है यही सब उन्होंने कहा है कि रोक सकता है। मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसको जो है आप लोग और भी मिसाइल जो है डिफेंस वाले कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि लेवरोव ने यह भी बोला है कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, वही जो नाटो वाली चीज है, पहले नाटो था और दूसरी तरफ था वॉर्सो पैक्ट की वजह से क्या नाम था, जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री का है, थोड़ा बता देता हूँ। यूएसए जो है कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद वाली फिलॉसफी पे बिलीव करता है, और यूएसएसआर जो था वो आपका कम्युनिज्म वाली फिलॉसफी करता था, मतलब कि जो कुछ भी होगा सरकार करेगी। ठीक, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन मतलब नहीं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा वो है। तो अब उसमें क्या होता था कि ये लोग कभी डायरेक्टली तो वॉर नहीं करते थे, लेकिन प्रॉक्सी वॉर करते थे। तो इन लोगों ने अपने जो है कुछ वो अलायंस बना रखे थे टाइप के, जैसे कि नाटो। ठीक है, और इन्होंने वॉर्सो पैक्ट के जरिए जो है इसका दूसरा क्या नाम था, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वॉर्सो पैक्ट के अंतर्गत एक इन्होंने भी अलायंस बनाया था कई सारी कंट्रीज का, यूएसएसआर ने। ठीक, तो ये कोल्ड वॉर था, प्रॉक्सी वॉर्स करते थे, डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, लेकिन जो है प्रॉक्सी वॉर करते रहते थे। मतलब कि पाकिस्तान, यूएसए पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को जो यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है, लड़ाई करते रहो, आपस में से डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे। ये इनकी फिलॉसफी थी। ठीक, कोल्ड वॉर का सिंपल सा आपका यहाँ पे उदाहरण दिया है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं रशिया के लेवरोव की भाई यूएस और यूरोपियन कंट्रीज क्या है, पूरे वर्ल्ड में सिंगल पोल यूनिपोलर फिर मॉडल लाना चाहते हैं, लेकिन और भी पोल्स हैं जैसे कि रशिया और चाइना, जो कि जिनको ये लोग दबा नहीं सकते। इंडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड पे विश्वास रखता है। ये सब आईआर की चीजें हैं, आप लोग के मेंस में बहुत काम आएंगी। मल्टीपोलर वर्ल्ड पे विश्वास रखता है इंडिया, कि एक पोल नहीं, ना यूएस चाइना रशिया को नहीं, कई सारे पोल होने चाहिए। और इसी बेसिस पे जो है इंडिया वाले यूएनएससी यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अपनी वो क्या दावेदारी पेश करते हैं कि उसमें 5 लोग से ज्यादा बढ़ानी चाहिए। ठीक, क्वाड क्या है? क्वाड जो इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की वो है, एक ग्रुप है, और सिंपल से यही है कि वो चाहते हैं कि पीस स्टेबिलिटी कंप्लायंस किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, कुछ पार्ट इंडियन ओशियन और कुछ पार्ट पैसिफिक ओशियन का इसमें आता है।
और ये मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और एक तरीके से कम्युनिज्म और इस सबको रोकना भी चाहते हैं। और मतलब ये कुल मिला के इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप लोग को पता ही है, वो एक चोक पॉइंट है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी, रिसोर्सेज और कई सारी चीज़ें जो है आवाजाही रहती है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे, एसएलओसी को बोलते हैं। तो उसमें जो है विघ्न डाल पाए चाइना, इसलिए इसको काउंटर कर रहे हैं। और ये पहली बार जो है शिंजो एबे जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, अब नहीं है इस समय, 2007 में नहीं है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वैसे जिंदा है अभी। 2007 में इन्होंने पहली बार प्रपोज किया था और ऑस्ट्रेलिया ने तब ज्वाइन नहीं किया था इसको, ठीक है। और चाइना का एप्रीहेंशन क्या है कि भाई ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और ये चाइना को अपोज करते हैं और उनको चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है, जो बहुत बड़ी इनकी उड़ान है, उसको जो रोकना चाहते हैं। और ये एक तरीके का एशियन नेटो वही वाली चीज है, कोऑर्डिनेटर अलायंस है। अच्छा, यहाँ पे अलायंस वर्ड को जो है अमेरिका जो है कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई अलायंस नहीं है, ये सिर्फ अभी इसमें आगे दे रखा है, अलायंस नहीं है, ये खाली एक ग्रुप है, ठीक। आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में 2 ताकतें थी जिनके बीच में मेनली लड़ाई हो रही थी। एक थे एलाइड पावर्स और दूसरे थे एक्सिस पावर्स, ठीक। एलाइड पावर्स में यूएसए, यूके, ये सारे थे। एक्सिस पावर्स में कौन थे, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। एक जर्मनी था, चलिए बता देता हूं, एक जर्मनी था इसमें से, ठीक। तो अब यहाँ पे सफाई पेश करी है अमेरिका ने कि भाई कॉर्ड से रिगार्डिंग उन्होंने कहा ये लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल था और 2017 में, और यहाँ पे एक कोई हमारा द अलायंस इज डिजाइन टू काउंटर, उन्होंने बोला कि एग्रेसिव बिहेवियर इंडो पैसिफिक में, ठीक। जो साउथ चाइनीज सी वाला बवाल चल रहा हो, सही, कई सारे मैंने आपको जो आइलैंड्स के नाम बताए, मैपिंग करिए जाके, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ पॉज किया करो, लिखा करो अपने रजिस्टर में, फिर उसको रिवाइज करते चलना। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो लोग, इनको पीडीएफ मिल जाएगी, फिर भी रजिस्टर बना के लिखते चलें, ठीक है। करंट अफेयर बिल्कुल ऐसा करना है कि यूपीएससी, मुझे मालूम है ना, यूपीएससी में जब तक इंटरलिंकिंग हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, नहीं करोगे तब तक आप लोग का जो है वहां पे उद्धार नहीं हो पाएगा। इनडायरेक्टली समझ पे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, वो अगर आपने नहीं किया ढंग से, इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल तैयारी नहीं करी, फैक्ट तो सब याद कर लेंगे लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन करके आएगा वहीं कट ऑफ क्लियर करेगा। साफ सीधी मोटी यही बात है, ठीक है। उन्होंने ये भी, यूएस ने यही नकारा है कि ये अलायंस नहीं है, ग्रुप ऑफ कंट्री है, शेयर्ड वैल्यू और इंटरेस्ट है और रूल बेस्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली सामरिक महत्व है इंडो पैसिफिक रीजन का, उसको जो है सही करना चाहते हैं, ठीक। अगली उस पर चलते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि जैसे यहाँ पे जो बात हो रही है वो है कि मीडिया को मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का। तीसरे, पहले 3 कौन है आपके, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक, न्यायकारिणी और आपका जो है ये सरकार हो गया, और ये आपका जो है लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक, विधायिका और सरकार, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी और न्यायकारिणी। इसके अलावा मीडिया जो है चौथा स्तंभ रहता है, ठीक, पिलर होता है जो कि बताता। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है उनको रेस्पॉन्सिवली बिहेव करना चाहिए। अब ये अमीश देवगन जी कोई हैं, न्यूज 18 वाले एडिटर हैं न्यूज 18 के, ये जो उल्टी सीधी बातें ये सूफी सेंट जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बोल गए, तो बाद में तो उन्होंने ये कह दिया कि मेरी जबान फिसल गई थी और इनके खिलाफ कई जगह से जो है एफआईआर लॉन्च हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पहले इनको कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनके बारे में बात भी बताई है और ये भी कहा है कि भाई साहब ऐसा है कि अब जो एफआईआर जो कई जगह से हुई है अब उसको उठा के अजमेर से ही करो। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जो है दरगाह भी है, वहीं पे पहुंचा दो एफआईआर और वहां से ही फिर इनके खिलाफ जो भी होना है करो। और उनका रिस्पॉन्सिबली जो इन्फ्लुएंशियल पीपल उनको बिहेव करना चाहिए, ठीक। और यही चीज है कि अजमेर में चली जाए। आगे बताया कि टंग स्लिप हो गई थी और बहुत इनको रिग्रेट हो रहा है अब जब कई सारी एफआईआर हो गई हैं तो उसके बाद। और जो है यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्य पेश किए हैं कई सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस का सहारा लेते हुए, और जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई ट्रू फैक्ट्स बता रहा है तो हमने उसको हमेशा डिफेंड किया, जैसा कि हमने के अब्बास और यूनियन ऑफ इंडिया में बताया है। और ये केस जो था सेंसरशिप से रिलेटेड था, ठीक। मान लो कभी यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ ले, बताइए सेंसरशिप से रिलेटेड कौन सा केसेस हैं, निम्नलिखित केसेस में से बताइए सुप्रीम कोर्ट केस में से कौन सा सेंसरशिप से रिलेटेड है, ठीक। साथ ही साथ उन्होंने अगला जो बताया इब्राहिम सुलेमान सेठ वर्सेस एमसी मोहम्मद, ठीक।
तो ये 1980 का केस था। इसमें कहा है कि जो सेक्शन धारा 123 सब क्लॉज 3A है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट, प्रतिनिधि जो है जनता के प्रतिनिधि जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो है जो भी अगर आप कोई ट्रुथ बोलते हो, सच बोलते हो, तो ये करप्ट कंडक्ट में नहीं आएगा और इसका एलिगेशन करप्ट कंडक्ट में नहीं आ सकता है, ये चीज है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अगला ये बताया है कि हम स्पीकिंग द डिग्निटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेट स्पीच, हेट स्पीच के संदर्भ में बोल रहे हैं कि आप डिग्निटी की बातें कर रहे हो, ये सब चीजें हैं। तो आप मतलब ये करना चाहिए कि हमें ये कास्ट, रिलीजन, रीजन, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजें कह रहा है, ठीक। और ये कह रहा है कि प्रमोट करना चाहिए सोशल हार्मनी और सहिष्णुता जो है आपको होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और इन सबको जो है प्रोसिक्यूट करना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे कह रहे हैं, कोर्ट ने बोला है कि हम जो है पर्पस ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज, हमारा मतलब कोई भी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम उसको जो है उसको मतलब पर्पस यही है कि उसको क्रिमिनलाइज करेंगे और पनिशमेंट देने की बात करेंगे। और यही सब चीजें हैं कि गरिमा की रक्षा, डिग्निटी टू आइडेंटिफाई पॉलिटिकल सोशल इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्रीड यानी कि पंथ। अच्छा, हमारा जो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ठीक, प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल है, तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ सेक्युलरिज्म, ठीक, सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है। अच्छा, अब ज्यादातर लोग को ये पता होगा कि इसकी हिंदी होगी धर्म निरपेक्षता, ठीक, यही समझते होगे आप लोग, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, कई लोग विद्वान लोग भी होंगे, धर्म निरपेक्षता होगा समझते होंगे। लेकिन जब ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उठी कि जब इसको ये ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्होंने कहा धर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे इंडियन सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग सेक्युलरिज्म है जो हमारे पश्चिमी देशों से, और उसमें भी धर्म नहीं बल्कि हम वर्ड जो यूज किया गया हिंदी में वो पंथ निरपेक्षता का यूज किया गया, ठीक, पंथ निरपेक्षता किया गया। तो क्रीड जो है यहाँ पे पंथ की हिंदी है यहाँ पे, पर ये क्या चीज है, कोई अगर क्या एक्सप्लेन कर सकता है क्या? काफी डीपर नॉलेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब यही है, ये आमिश देवगन जो है जून 15 को कोविड में काफी परेशान थे वैसे ही, तो उन्होंने क्या किया, डेरोगेटरी रिमार्क्स दे दिए सूफी सेंट के खिलाफ, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, अच्छा सूफीज्म पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सूफीज्म, भक्तिज्म, मेडिवल में कल्चर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। और सूफीज्म जो होता है बेशारा होता है, दो तरीके के होते हैं, बेशारा और बशारा, ठीक। अब जो बशारा वाले जो होते हैं इस्लामिक लॉज को ओबे करते हैं, बेशारा जो है, बेशारा ये थोड़े लिबरल होते हैं, ठीक, बहुत थोड़े इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और सूफी सेंट जो है ये इंडिया में 10वीं सेंचुरी में आना चालू हुए, और इन्होंने कई सारी इंडिया में आके यौगिक और इन सबको भी एसिमिलेट किया अपने, उसमें कई सारी चीजें मतलब इनकलकेट करी अपने अंदर भी और एडजस्ट किया उसको। और जो आपका ये बशारा है जो इस्लामिक वाला जो है, जो इस्लामिक लॉज को ओबे करता है, इसमें 12 सिलसिला है, ये समझ, ये बल आपको बैकग्राउंड में पढ़ता जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, करंट से बैकग्राउंड का यही मेन चीज है। और इसके जो मेन है वो चिश्ती ही वाले, चिश्ती जो सुरावादी चिश्ती, ये जो है सिलसिला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मतलब वो है लोग इनकी जिसको ज्यादा मानते हैं, अजमेर में है चिश्ती वाले। और चिश्ती ऑर्डर के जो है निजामुद्दीन औलिया भी थे यहाँ पे, मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने इसको ज्यादा वो किया था। चिश्ती ऑर्डर जो है आपका सेंट्रल एशिया या फिर पर्शिया में, चलो होता सेंट्रल एशिया में क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो है आज के तारीख में सेंट्रल एशिया में है। और पर्शिया एक्चुअली ईरान का एरिया, उधर को अफगानिस्तान तक जो है थोड़ा उसको बोलते थे पहले, ठीक। तो चिश्ती मोइनुद्दीन ने इसको काफी प्रमोट किया, ज्यादा किया। निजामुद्दीन औलिया भी इससे रिलेटेड है। इसके अलावा जो है सोहरावर्दी ऑर्डर भी है, ठीक। कई सारे वर्ड्स होते हैं, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे फैक्ट लग रहा है यहाँ पे बताने में, वर्ड होते हैं जैसे कि पीर, मुर्शीद होता है, पीर, मुर्शीद, सूफी, ये सब सेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक, साधु टाइप्स। और मुरीद जो है, अब अगर मैं आपको मुरीद बोलूं तो आप लोग को एकदम ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं अगर इसको कनेक्ट करके, जैसे कि मैं भी चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई किया करें, कि मुरीद मतलब फॉलोवर, ऐसे आपको अगर नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे याद करो कि आपसे कोई ये पूछे कि इंस्टाग्राम पे भाई साहब आपके कितने मुरीद हैं,
या फिर कितने फॉलोवर हैं, तो आपको याद रहेगा। समझ रहे हो ना, इंटरेस्टिंग चीजों से जोड़ के बताऊंगा तो याद रहेगा आपको। यही काम है बस, ठीक है, किसी तरीके से बस आपको याद रह जाए। मुरीद का मतलब फॉलोवर होता है, इंस्टाग्राम पे कितने मुरीद हैं, ठीक, वैसे हो गया। अब ये पीएम वाणी जो है, अब ये कोई आकाशवाणी टाइप से नहीं है। पीएम वाणी जो है आपका रिलेटेड है फ्री वाईफाई से, ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सबको मिले, बस ये बात है, नेटवर्क तैयार करने के लिए प्रस्ताव जो है 2017 में जो पीएम वाणी वाला दिया गया था उसको मंजूरी दे दी गई है। और इस योजना हेतु सर्वप्रथम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा सिफारिश की गई थी, ठीक, सिंपल यही चीज है। और भाई इसमें कुछ नहीं, रिवोल्यूशनरी स्टेप है, पब्लिक में वाईफाई मिलेगा। अब आप आम आदमी पार्टी जो है आप, और इसमें केजरीवाल जी जो सीएम है डीएम के, मतलब दिल्ली के, इन्होंने कहा था कि पहले वाले शायद ट्रम्प ने बोला था कि हम दिल्ली में हर जगह वो लगा देंगे, वाईफाई करेंगे, मतलब ये दिखा नहीं। अब ये मोदी जी जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम पूरे देश में लगा देंगे, तो या तो इनकी कैपेबिलिटी नहीं है या फिर इनकी ये ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब क्या चीज है, आपको क्या लगता है? मतलब इसको पर्टिकुलर उसमें मत लेके जाइएगा, लेकिन पूरे देश में ये करना कितना कितना मतलब ये इम्प्लीमेंट करना कितना ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको बताइएगा, ठीक। और 1 करोड़ डेटा सेंटर बनाए जाएंगे और पीडीओ बनाए जाएंगे, पब्लिक डेटा ऑफिस। और इसमें क्या होगा कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट और ये सब अक्रॉस द कंट्री दिया जा रहा है, वही सारी बातें हैं। और लाइसेंस फी जो भी पीडीओ बनाएगा, पब्लिक डेटा ऑफिस कंपनी, उसको लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ेगी। और इसी एक चीज यहाँ पे ये कि ऐप प्रोवाइडर एक ऐप बना देंगे, ऐप में जो भी लोग पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे वो उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जैसे वाईफाई कहीं पे जहां पे भी उन्होंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है, जैसे आज की तारीख में आरोग्य सेतु है, कोविड से निपटने के लिए उसमें ब्लूटूथ आपको ऑन करके रखना पड़ता है, पढ़ लेना आरोग्य सेतु, हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है। तो आपको क्या है कि वाईफाई एप्लीकेशन आपने कर रखा है तो आप उसके जरिए वाईफाई का यूज कर सकेंगे, ठीक। उसमें कुछ पंजीकरण जब आप करोगे रजिस्ट्रेशन, तो कुछ डेटा आपसे, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वो सब मांगेगा, ठीक है, समझ में आई ना बात। और उसके बाद क्या है कि वही है ये डिजिटल इंडिया में एक और जो है कदम है अगला, और ये कनेक्टिविटी सर्विसेज जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तरह हो सकती हैं यूपीआई के जरिए। ये एनपीसीआई ने इसको बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, आरबीआई इसको जो है देखरेख करती है। यूपीआई वैसे क्या होता है, बैंकिंग वाला बता रहा हूँ, जैसे फोन पे है, ठीक, जैसे कि आपका जो है ये भीम यूपीआई है। इसमें क्या होता है, आपका अकाउंट है, मान लीजिए एक बैंक में, किसी दूसरे का बी बैंक में अकाउंट है, तो अकाउंट के नंबर की जगह अपनी फाइनेंशियल डिटेल दिए बगैर आप लोग क्या है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको कोई यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए किसी ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो इसको अगर पैसा ट्रांसफर करना है बी को ए को, तो ए ने मान लीजिए अपना यूपीआई आईडी बना रखा है अपने मोबाइल नंबर, ठीक, XYZ और जो कुछ भी है, और उसके बाद जो है लिख दिया @UPI, ठीक है। जैसे फोन पे क्या क्या है, UBL, ठीक, UBL ही है ना, बताइएगा एक बार जरा, मैं शायद भूल रहा हूं, UBL, ठीक। डिजी बैंक जो है उसका है DBS। तो इस तरीके से अलग है, कुछ 21-22 बैंकों का है भी यूपीआई के अंतर्गत। तो क्या होगा कि ये अपना यूपीआई एड्रेस दे देगा, और कोई इसको और कोई एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैंक IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच, MICR कोड क्या होता है बताओ, वही बैंकिंग वालों, ठीक। तो ये आराम से इसको पैसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक, पुश एंड पुल होता है। अच्छा, अब एक चीज आप लोग से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत हद तक यूपीएससी इस तरीके से पूछता है, जो बिल्कुल यूपीआई आप लोग खूब पढ़ रहे हो, खूब यूज कर रहे होगे दाद धड़, लेकिन आप लोग से ऐसा वो क्वेश्चन पूछेगा आपको वहां सोचने मजबूर कर देगा, शायद मैं भी आपको कर दूं। तो ये क्वेश्चन यह है कि क्या यूपीआई मोबाइल से ही सिर्फ किया जा सकता है कि लैपटॉप से भी किया जा सकता है? बताइए, सिर्फ मोबाइल पे किया सकता है कि लैपटॉप से भी किया जाता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक, छोटा सा। अच्छा, यहाँ पे 3 टीयर में काम होगा। पहले टीयर में बिजनेसमैन वालों को मिलेगा इंटरनेट फैसिलिटी, सेकंड टीयर में सभी लोग को मिलेगा, और लास्ट ईयर में क्या है कि जितने भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं सब लोग ऐप के थ्रू वाईफाई की फैसिलिटी उठा पाएंगे, ठीक।
अगला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आ गया, ये कहना चाह रहा है कि इंडिया में काफी तेजी से कोविड-19 की वजह से काफी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग जो है अपना रहे हैं। ठीक, रेट बढ़ गया है। बस इतनी चीज यहां पे बताई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने आप लोग कल भी बताया था, 45% का इंक्रीज हुआ है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। 35% यूएस में। अब इंडिया में सबसे ज्यादा 45% क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बेस छोटा है। जहां पे पहले से यूएस में पहले से एआई का काफी तेजी से अडॉप्शन हो रहा था, वहां पे तो इंक्रीज कम ही होगा ना। तो एब्सोल्यूट नंबर में अगर देखा जाएगा तो हो सकता है यूएसए का ज्यादा हो, लेकिन इंक्रीज जैसे कहते हैं ना कि बिहार जो है वो 12% 13% से बढ़त कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पहले ही बहुत कम डेवलपमेंट था। और जो मतलब पहले से समृद्ध जो स्टेट्स हैं इंडिया में, वो उनकी प्रतिशत जो होती है 2% 3%। क्यों? क्योंकि पहले ही वो विकास विकसित हो चुके हैं। समझ रहे हो बात? तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको इकोनॉमी में बेस इफेक्ट बोलते हैं। बेस इफेक्ट यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसका क्या मीनिंग है। 4 स्टेटमेंट देगा और आप लोग से पूछेगा बताओ क्या है। ठीक, पढ़ते समय आप लोग को क्वेश्चन खुद से सोचने चाहिए कि क्या पूछ सकता है। जब क्वेश्चन आप लोग खुद बनाने की कोशिश करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा जो है होगा। वो कैसे आएगा? प्रीवियस क्वेश्चंस लगा के आएगा, और हमें जैसे गाइडेंस आपको बताते आ रहा हूं उसको फॉलो करने से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही सब है। प्राइस वाटर एंड कूपर्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि एआई ड्रिवन जो है क्लिनिकल गाइडेंस और पेशेंट और इन लोग को जो है कैसे स्प्रेड हो सकता है, या फिर जो है इन सब से रिलेटेड जो है काफी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है। एआई का मतलब मेडिकल यूज में काफी वो हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिपोर्ट में भी बताया है कि एआई जो है परचेजिंग बिहेवियर, इसका मतलब एट्रीब्यूट किसको दिया है पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट ने कि इंक्रीज क्यों हुआ है एआई का? वो इसलिए हुआ है कि हमारा जो परचेजिंग बिहेवियर है वो काफी चेंज हो गया है। जैसे कि अब डोमिनोज कहता है, डोमिनोज एक पिज्जा ब्रांड है, डिलीवरी ब्रांड है, वो कहता है कि नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। ये मुझे नहीं समझ में आया। नो कॉन्टेक्ट मतलब पिज्जा क्या उड़ता हुआ आता है? कैसे क्या होता है? या फिर मतलब कोई वायरस से कांटेक्ट नहीं होने दे रहे हैं? क्या कहना चाह रहा है ये? ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज है। या फिर मतलब जैसे आपके दरवाजे पे आया ये बंदा, ठीक, वहीं रोड पे छोड़ के भाग गया कि नो कांटेक्ट डिलीवरी है, और दूर जाके खड़ा हो गया। वहां जाके उसने कहा कि अब तुम उठा लो, अब इससे ये मैं फोटो खींच लूंगा कि ये पता चले कि नो कांटेक्ट डिलीवरी थी। ठीक, जोक सपोर्ट मतलब ये ऐसा वाली चीज है कि इसकी वजह से परचेजिंग बिहेवियर और न्यू बिजनेस चैलेंजेस जैसे कि कोविड-19 की वजह से एआई का बढ़ा है। अब एआई क्या है? मैंने कल भी आप लोग बताया था, फिर से बता देता हूं। इंटेलिजेंस, ह्यूमंस की तरह सोच के, और मशीन सोच रही है और उसको ह्यूमन की तरह इमिटेट करने की कोशिश कर रही है, और इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इनके जनक जो है जॉन मैकार्थी हैं को कहा जाता है। और मशीन जो है वो संज्ञानात्मक टास्क को परफॉर्म करते हैं। थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग का बात है। सब करेंगे मशीन, हम क्या करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है? मुझे लगता है कुछ दिन बाद जो है लिखने की कला भी खत्म हो जाएगी शायद। अगर जो मेरा कोई वीडियो देख रहा है शायद 10 साल के बाद शायद याद करे कि लिखने की कला भी खत्म हो जाएगी। सब लोग बोल कर, या फिर जैसे आजकल है ना, जैसे कोई अब गूगल भी नहीं करना चाहता है कोई। जैसे किसी के यहाँ एलेक्सा है, या फिर गूगल मिनी होम है, या फिर सिरी है एप्पल वाला, वो क्या है? हे गूगल जस्ट टेल मी दिस, हे गूगल, गूगल असिस्टेंट है, हे गूगल जस्ट टेल मी दैट, हे गूगल, ऐसे करके जो है ना, तो लिखने की कला भी है मुझे लगता है विलुप्त होने वाली है। कुछ 10 सालों में शायद हो जाए। ठीक है, प्रेजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कई सारे फील्ड में यूज हो रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, स्पेस साइंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होंगे। अच्छा, यहाँ पे खालिस्तानी क्या है? सिख रिलीजन में जो पंजाब का एरिया है, अब वो पार्टीशन के बाद जो है 2 भागों में बट गया था। एक जो इंडिया में आप जानते हो पंजाब, और एक पाकिस्तान में चला गया। अब वहां पे क्या है कि खालिस्तान एक ऐसे स्थान है, ऐसी जगह जहां पे सिखों का घर हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है? जैसे इजराइल बनाया गया किसके लिए? यहूदियों के लिए, ज्यूज के लिए। ज्यूज ने कहा कि हमारा घर कहां है? इजराइल में है। वैसे सिख ये कह रहे हैं कि हमारा घर कहां है? खालिस्तान में है। और खालिस्तान क्या है? जो पाकिस्तान चला गया, जो इंडिया में अभी है, दोनों को मिला के सिखों के रहने की जगह जो है वो खालिस्तान है। और प्लेस फॉर खालसा,
ऐसे करके है, ठीक, सिंपल भाषा में समझते हैं। और इसमें यहाँ पे चार्जशीट करी है एनआईए ने। एनआईए का आप लोग एक बार जरा अबाउट अस करके वेबसाइट पे जरूर जाके देखिएगा। इंस्टीट्यूशन है, आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप लोग पता होना चाहिए कि क्या कैसे इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। समझ रहे हो ना बात? कैसे जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं उसको फॉलो करिए प्लीज, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चार्जशीट जो है अगेंस्ट 16 फॉरेन बेस्ड खालिस्तानी के खिलाफ किया गया। खालिस्तानी कौन है? वो जो इसकी डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट ऑफ सिख पीपल, ठीक है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स, और ये कौन कहां से हैं ये लोग? जो है एंटी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा से हैं। और इनको यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो है एंटी टेररिज्म के लिए जो ये एक्ट है, इसके अंतर सेडिशियस देशद्रोह वाले जो एक्टिविटीज करने के लिए, हॉस्टिलिटी फैलाने के लिए, मतलब दुश्मनी को फैलाने के लिए जो है इन लोग के खिलाफ चार्जशीट करी गई है रीजन और रिलीजन के बेसिस पर, ठीक। एनआईए के बारे में जरूर पढ़ लेना प्लीज, ठीक। इस पे क्वेश्चन पूछ भी चुका है यूपीएससी मेरे ख्याल से 2019 के मेंस में, शायद यूपीपीएससी में भी आया था इसका कि कुछ डायल्यूशन हुआ है। अच्छा, यहां पे क्या है कि एनआईए ने चार्जशीट करी है कि, और इसमें बोला है कि आनंदपुर साहिब प्रपोजल, ये अगर पूछा है तो ये खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड है। अब इसके आगे इसके बारे में बताऊंगा। और इसमें सेपरेटिस्ट कैंपेन है, जैसे कि नागालिम बना रहे हैं, नागालिम चाहते हैं नागाज और इसमें क्या है कि इंडिया म्यांमार का कुछ एरिया और ये सब आ रहा है, ठीक। उस तरीके से सिखों ने बोला है। तो आनंदपुर साहिब प्रपोजल जो है खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड है। और इसमें कंक्रीट सेपरेटिस्ट कैंपेन है अंडर द बैनर ऑफ रेफरेंडम 2020। ये कनाडा से उठना चाहता है, कनाडा में होना था ये इस साल, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। और टू बिल्ड खालिस्तान, और ये ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है। ये ऐसा कौन बोल रहा है? ये एनआईए बोल रहा है आपका। और इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये होमलैंड फॉर द सिख, वही जो चीज मैंने बताई। और ये कि राज्य जो है संप्रभुता वाला होगा, सॉवरेन स्टेट होगा, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, दूसरा का इसके ऊपर कोई जो है वो नहीं होगा कि आधिपत्य या फिर किसी कोई कंट्रोल नहीं होगा, खुद अपने डिसीजन लेगा, जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। और इसी तरीके से खालिस्तान क्या है? लैंड ऑफ खालसा, पंजाब रीजन में पड़ता है। दूसरा जो है आपका पंजाबी सूबा मूवमेंट से भी लोग इसको जोड़ते हैं, मतलब पंजाबी स्पीकिंग पीपुल है जो हैं उनसे उनकी जगह पूरा बना दिया जाए। तो हिस्टोरियन जो है ये बिलीव करते हैं फर्स्ट टाइम जो है लैंग्वेज के बेसिस पे नेशनल पॉलिटिक्स में पंजाबी स्टेट की बात करी जा रही है, ठीक। पंजाबी सूबा मूवमेंट इसको बोलते हैं। अकाली दल जो है, शिरोमणि अकाली दल, जिसमें बादल मतलब वो क्लाउड्स नहीं है, बादल ये आपके वहां के चीफ मिनिस्टर है, बादल गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अपना नाम के आगे जो है बादल लगा लिया है। प्रकाश सिंह बादल और कई सारे बादल हैं। तो अभी तो जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो हैं आपके कांग्रेस के सीएम हैं आपके पंजाब के, तो शिरोमणि अकाली दल जो है इसने सेपरेट पंजाबी स्टेट की बात करी थी। और अकाली दल अभी तक बीजेपी के साथ एनडीए में थी, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि ये अलग एक बात करी थी, अलग सेपरेट स्टेट की, और हमारे जो बीजेपी है ये अखंड भारत की बात करती है। तो ये खंड करने के लिए एक जो पार्टी उसको अपने अलायंस में लाना, तो मतलब ये थोड़ा सा डुअल स्टैंडर्ड्स को शो करता है। चलिए, अब तो मेरे ख्याल से अब जब से फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा तब से अकाली दल अलग ही हो गया, ठीक है। हरसिमरत कौर जो इसमें मिनिस्टर थी, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया अपना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपका जीएस पेपर 3 में है, ध्यान रखना, ठीक, मेंस के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। और अकाली दल ने मतलब सेपरेट पंजाबी स्टेट की बात कही थी, तब से थोड़ा सा बढ़ रहा है खालिस्तान मूवमेंट, ये कहते हैं लोग। और कुछ लोग जो है एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं जो फाउंडेशन है खालिस्तान मूवमेंट की, वो कंट्रोवर्सी जो हुई थी जब से फॉर्मेशन ऑफ पंजाब और हरियाणा और छत्तीसगढ़ ये अलग अलग हो गए थे ना लैंग्वेज के बेसिस पे 1986 में, तब से भी खालिस्तान मूवमेंट की बात हो रही है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं। कई सारी बातें हैं कि खालिस्तान की डिमांड कहां से उठी। डिमांड क्या है? ऑटोनोमस स्टेट बनाने की, स्वायत्त राज्य बनाने की है। और ये 1980 में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आनंदपुर साहिब बताया। अच्छा, चलिए, यहाँ पे एक आप लोग से क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, नीला तारा, ठीक, 1984 में हुआ था। एक हिंट है आप लोगों के लिए किससे रिलेटेड थी, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंटरलिंक करने वाली चीज से आपसे पूछा। अच्छा, इंटरलिंक के लिए कई लोग पूछे थे आप ये करते कैसे हैं।
इंटरलिंक करने क्या, देखिए आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, आपने तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन फिर जब आपने कोई एक चीज पढ़ रहे हो, जब आप दोबारा से ये चीजें पढ़ोगे तो आप लोग क्या है कि कोई आपने चीज ये पढ़ी होगी वो इससे कुछ मिलती जुलती होगी, तो इन दोनों को जोड़कर पढ़ो। क्या होगा कि आप एक ही समय में इन दोनों को कर लोगे और ज्यादा टाइम तक ये रिटेन भी होता है। जो आपने डेटा लिया वो जो है आपका मीनिंगफुल बन जाता है और आपको याद भी याद रहता है। मैं जैसे इसका एग्जांपल बताऊं, सचिन अगर मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में एक फिगर बनेगी, क्रिकेट का बैट लिए हुए कोई आदमी है जिसके बाल घुंघराले हैं और उसका नाम सचिन तेंदुलकर है। ये आप कैसे कर पाए? आपने सचिन नाम को उसके फीचर्स से रिलेट करके इंटरलिंक करके पढ़ा, सोचा, इसलिए आप इसको याद कर पाए। अगर मैं आपको कोई ऐसा नाम बता दूं जिसको आपने कभी देखा ही ना हो तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लिंक दीज टू फैक्ट्स, and because of this you are not able to recall or not even able to memorize, observe, imagine in your mind। ठीक समझ में आया? ये साइंटिफिक रीजन है जो ये सब बता रहा हूं। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या है? ये शिरोमणि अकाली दल ने 1973 में आनंदपुर साहिब में ये पास किया था और इसमें यही था, डिमांड द राइट टू एक्सेप्ट पंजाब एज एन ऑटोनोमस स्टेट की बात की थी, टू फॉर्म ए सेपरेट इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर का था पहले। और उसके बाद ये है कि ये कहा जाता है खालिस्तान मूवमेंट का ये भी एक वो है। ठीक, इसके बाद हम लोग अपना एनवायरमेंट से कुछ एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की बड़ी अच्छी रैंक आई है, फिर से 10वीं रैंक आ गई है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, ये इतना अच्छा इंडेक्स है, इसमें 1, 2 और 3 जो होते हैं वो खाली ही रहते हैं, मतलब इनके जो इंडिकेटर हैं, जो संकेतक हैं, उनके पैमाने पे कोई भी कंट्री ऐसा नहीं इनके हिसाब से जो टॉप 3 पोजीशन पे आ पाए। तो इंडिया जो है 10वें नंबर पे है और ये 2020 का 7 तारीख को आया था और ये इंडेक्स रिलीज होता है जर्मनी में। अभी कौन कौन इसको रिलीज करता है बताते हैं इसके नाम। उनके नाम यहां पर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन वॉच, ठीक, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट विद क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अच्छा, क्लैन इंटरनेशनल मैंने देखा तो मुझे आई कैन याद आ गया, इंटरनेशनल कोalition फॉर एबॉलिशिंग न्यूक्लियर वेपन्स, आई कैन। ठीक, कैन आई से आई कैन मैंने इंटरलिंक किया और मुझे याद आ गया, दोनों चीजें याद होगी। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है आपका ये सीसीपीआई को करता है जर्मन वॉच और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के साथ में, वहीं जो है न्यूक्लियर को एबॉलिश करने के लिए एक ग्रुपिंग है जो आई कैन नेम से। ठीक है, उसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ऐसे नहीं बता रहा हूं जो मैंने जिसका नाम बताया। और ये सिंस 2005 से अलग चल रहा है जो आपका ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये क्या करता है, ये 57 कंट्री और यूरोपियन यूनियन में जो है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करता है और इनके थ्रू जो है रैंकिंग निकालता है। और ये जो 57 और यूरोपियन यूनियन मिला के जो है दुनिया का जो उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये करीबन 90% ये वाली कंट्रीज 58 अगर जोड़ा जाए तो लोग कवर कर लेते हैं ये। और साथ ही साथ इंडेक्स जो है ओवरऑल इंडिकेटर्स जो हैं इसमें 14 संकेतक हैं और 4 कैटेगरी हैं। 4 कैटेगरी में अलग अलग वेटेड एवरेज है। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन या उत्सर्जन जो है वो 40% है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ठीक है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें जाके एक बार देख लेना कि रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कौन कौन सी होती हैं। स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स, इलेक्ट्रिक प्लांट्स होती है, बिग वाली नहीं होती है। और हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन दे और उसमें पूछे बताओ इनमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। ठीक, तो उस समय आप ऑफिशियल डेटा देखेंगे, देन इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू टू एलिमिनेट वन ऑफ द ऑप्शंस एंड गेट यू अ गुड करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, किसी मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं आप लोगों से, मान लीजिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक, अगर आप लोग जो है कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.66 जो है मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक, तो आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे आप कितने मार्क्स खो जाते हो? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वो 0.66, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, 2.66 आपके मार्क्स खत्म होते हैं। ये भी तो जोड़ो, अगर ये मिलते नहीं तो ये कट गया तो आपने ये तो खोई और साथ में इतने माइनस हो गए। समझ रहे हो ना? तो ध्यान से पढ़, जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना गैस कम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। एनर्जी यूज जो है और क्लाइमेट पॉलिसी जो है इसमें 20% है। अब इंडिया का इसमें कंपैरिजन बताएंगे। पहले 3 प्लेसेस खाली हैं, 9 कंट्री जो है उनके रीच नहीं कर पाए हैं। और इसमें जो है सिर्फ G20 जो ग्रुपिंग है उसमें सिर्फ 2 कंट्री ही टॉप 10 में आ पाए हैं और वो है इंडिया, यूके।
और 6 अदर कंट्रीज जो हैं G20 के, जैसे कि यूएस, कनाडा, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरेबिया, ये लोवेस्ट रैंकिंग में है। चाइना की 33वीं रैंकिंग है ओवरऑल रैंक में, ठीक, 57-58 है तो उसमें 33वीं रैंकिंग है। इंडिया की रैंक अलग अलग इंडिकेटर्स बता दी गई है। यूपीएससी अब क्या कर रहा है, इंडिया की रैंक और कौन पब्लिश कर रहा है, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का देखा गया है कि 2019 के शायद एग्जाम में कि उसने इंडिकेटर्स पूछ लिए थे, तो अब यहां पे इंडिया की रैंकिंग इंडिकेटर के साथ आप पढ़ोगे तो याद भी रहेंगी। 10वीं रैंक है इंडिया की ओवरऑल, ठीक, 63.98 इसको जो है पॉइंट्स मिले हैं 100 में से। इंडिया की 9th रैंक थी, तो मतलब एक रैंक घटी है इंडिया की एक तरीके से, ठीक है। और इंडिया की 27वीं रैंक है रिन्यूएबल एनर्जी में। 4 में से एक इंडिकेटर है ना, जो बताया था मैंने आपको, यहां पर 4 कैटेगरी थी ना, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी और ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक। तो इसमें इंडिया की 27वीं रैंक है, किसमें, नवीकरणीय ऊर्जा में। और उसके बाद जो है 26th रैंक थी लास्ट टाइम, तो एक यहां पे भी कम हो गई है। पर कैपिटा एमिशन में इंडिया में काफी कम है, इसमें इंडिया 12वीं नंबर पे है। और एनर्जी यूज में इंडिया की काफी अच्छी रैंक आई है, 10वीं आई है। और क्लाइमेट पॉलिसी में इंडिया की 13th आई है। मोदी जी को एक अवार्ड भी मिला था, एनवायरमेंट वाला अवार्ड दिया था किसने, यूएनईपी ने। और यूएनईपी का बड़ा मतलब अचंभा होता है मुझे, इसका जो हेडक्वार्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड रिमेंबर इट करेक्टली, देन इट इज इन नायरोबी। नायरोबी कहां पर है, केनिया में है, अफ्रीका में। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका यहां पे ये छोटा सा वो है, देख सकते हैं आप लोग, गिर गई है इस बार एक, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट पार्ट, क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। इसमें यहां पे बेरेशिट 2, ठीक, बेरेशिट 2 परियोजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है बेरेशिट 2 प्रोजेक्ट, जिसका एम है कि अनमैन्ड व्हीकल हम मून पे उतारेंगे 2024 में। ये गलत है, क्योंकि कोरिया ने नहीं, साउथ कोरिया ने नहीं, बल्कि इजराइल ने किया है काम, ठीक। अगर इजराइल ऐसा कर लेता तो वो दुनिया का चौथा देश होगा जो ऐसा कर पाएगा चंद्रमा पे उतरने का। इंडिया का चंद्रयान 2 जो था वो इसमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो जो है वो इंडिया नहीं बन पाया, अपना मतलब लैंडर जो है वो नहीं उतार पाया था, ध्यान रखिएगा। इंडिया चंद्रयान 2 के जरिए जो है ऑर्बिट कर चुका है, मतलब ये अगर मून है तो इसके जो है इर्द गिर्द ऑर्बिटर तो हमारा पहुंच गया था, लेकिन यहां से जो लैंडर डालना था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो उसकी वजह से हम नाकाम हुए। तो अगर इजराइल ये कर लेता है बेरेशिट 2 के जरिए, तो वो चौथा देश हो जाएगा। पहला है यूएस, फिर है यूएसएसआर, फिर है चाइना, और अब अगर कर लेता है तो इजराइल हो जाएगा, जिसके पूरे चांसेस हैं, ठीक। 2 लैंडिंग क्राफ्ट है और ऑर्बिटर होंगे। अच्छा, चंद्रयान 2 में क्या क्या नाम थे, क्या आप लोग बता सकते हो, लैंडर के, ऑर्बिटर के? क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। और इसका $100 मिलियन की बात हो रही है, इंटरनेशनल पार्टनर और डोनर से लेंगे। और इसे कलेक्ट क्या करेंगे, कलेक्ट डाटा करेंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और एक्सपेरिमेंट्स भी कुछ कुछ कलेक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। बेरेशिट प्रोब जो है प्राइवेट मिशन है, ये गवर्नमेंट का नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक है, स्पेसिल इजराइल की, वो कर रहा है। और ये 4th नेशन हो जाएगा अगर ऐसा कर लेता है मून पे जाने का। अभी एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि चाइना ने अपना झंडा गाड़ दिया है, ठीक है, 2nd नेशन हो गया आफ्टर द यूएसए। यूएसए का अपोलो मिशन था, जिसके जरिए, अपोलो का कौन सा था, शायद 11वां था, जिसमें कि जाके इन्होंने अपना झंडा, और नील आर्मस्ट्रांग ये सब लोग गए थे, याद है ना। अच्छा, जो राकेश शर्मा जी जो थे हमारे, वो यूएसएसआर के जरिए गए थे, ठीक। इसके बाद अगला है कि पोबितोरा, ये मिनी कजरंगा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पोबितोरा सेंचुरी आसाम की जो है वो मिनी कजरंगा बोली जाती है, बिल्कुल सही। डेंसिटी 1 हॉर्न राइनो की जो है इस सेंचुरी में हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, सही है। और तीसरा है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनो आफ्टर कंजरंगा पार्क इन, हाँ बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन की बात हो रही है, वहां पे डेंसिटी की बात हो रही थी। डेंसिटी में पूरे वर्ल्ड में पोबितोरा सबसे, मिनी काजीरंगा जो सबसे ज्यादा है। और अगर पॉपुलेशन में मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद पोबितोरा में है। और यहाँ पे मिनी काजीरंगा, न्यूट्रिशन डाइट ऑफ द राइनो इज डिक्रीजिंग, डाइट इनकी खत्म हो रही है राइनो की, क्योंकि यहाँ पे हाई नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ
का डिक्रीज हो रहा है, इसलिए सारे के सारे सही हैं। इसी तरीके से हमारा आज का करंट अफेयर जो है खत्म होता। कैसा आप लोग को लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी सबसे अच्छा कमेंट करेगा, सारे आंसर्स एक साथ देगा, उसको हाईलाइट करके स्टोरी में हम लोग अपने जो है चैनल पे शेयर करेंगे। तो आप जो लोग भी जो है अपना नाम वहां पे पा सकते हैं। आप लोग अगर फिर भी कोई हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, यूपीएससी का लेटेस्ट में देखा जाए तो 15 दिसंबर से, और यूपीएससी ईपीएफओ का 22 दिसंबर चालू हो रहा है। आप लोग कॉल करके 8564880530 9696066089 पे कॉल करके अपने जो है एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।